everyone, a very good evening to all of you present here. I'm your biology educator Apeksha Singh and I welcome everyone in this wonderful session. I hope you all are doing great. So जैसे कि आपको पता है हम लोग कौन सी सीरीज आपके लिए लेकर आए हैं, उड़ान सीरीज, जिसमें तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट हम लोग कवर करने वाले हैं. सो यस, मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगी एंड आज के वीडियो में हम लोग जो चैप्टर कवर करने वाले हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी का. तो कौन सा चैप्टर है? ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ठीक है, तो चलो आज हम लोग ये चैप्टर पूरा खत्म कर देंगे. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. बट उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. देखो, इस पे तो हम लोग बाद में आएंगे, एक बार फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है. Oxygen is utilized by the organism to indirectly break down simple molecules, example glucose, fatty acid and amino acid. ठीक है, ये चीज हमें अभी हम लोग इसको बाद में समझने वाले हैं, बट उससे पहले आपको इन दो टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए. कौन सी दो टर्म्स है? ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन. ठीक है, कौन सी दो टर्म्स है? ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन. इसका मतलब आपको पता होना चाहिए इन दोनों टर्म्स का. वैसे तो बहुत सारी बुक्स में इन टर्म्स का जो मतलब है वो सेम होता है, राइट? इनका मतलब सेम होता है, बट स्टिल ये इनका जो मतलब है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है. तो एक बार देख लेते हैं कि क्या है. तो अगर मैं ब्रीदिंग की बात करूं, ब्रीदिंग इज इंस्पायर प्लस एक्सपायर. इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन. इंस्पिरेशन मतलब जो आप ऑक्सीजन या फिर एयर जो अंदर लेते हो, दैट इज योर इंस्पिरेशन, और एयर को बाहर छोड़ना इज योर एक्सपिरेशन. सो ब्रीदिंग का मतलब सिर्फ यही है कि इंस्पायर प्लस एक्सपायर. बाकी अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करूं, ठीक है, अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करती हूं तो यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स टू मेक एटीपी एनर्जी. ठीक है, हम लोग एटमॉस्फेयर से क्या ले रहे हैं? एयर ले रहे हैं, जिसमें क्या है? ऑक्सीजन है. अब हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि हमें क्या बनाना है? एटीपी बनाना है. क्या बनाना है? एटीपी बनाना है. अब एटीपी कैसे बनेगा? जो भी फूड डाइजेस्ट हो रहा है, ठीक है, जो भी फूड डाइजेस्ट हो रहा है, जो आपके सिंपलर मॉलिक्यूल्स है वो कौन कौन से हैं? ग्लूकोज है, ठीक है, फैटी एसिड है, अमाइनो एसिड है. अब इन्हीं को ब्रेक डाउन करके मुझे क्या बनाना है? एटीपी बनाना है या फिर एनर्जी बनाना है, जिसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन. आई होप अब आपको इन दोनों टर्म्स का मतलब जो है वो क्लियर हो गया होगा, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन. ठीक है, यस. चलिए अब हम आते हैं यहाँ पे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पे. ठीक है, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है वो बहुत ज्यादा अलग अलग होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में. किस पे डिपेंड करता है? मेनली इट डिपेंड्स ऑन देयर हैबिटेट्स, कि वो लोग कहाँ पे रहते हैं. ठीक है, हैबिटेट्स एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ये दो चीजें हैं जो मतलब बताती है कि जो ऑर्गेनिज्म है उसका क्या होगा रेस्पिरेटरी ऑर्गन. क्या क्या चीजें? आपका हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, यस. तो अगर मैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात करूं तो जनरल बॉडी सरफेस जो सिंपल डिफ्यूजन से होता है, किस में आपको मिलेगा? स्पॉन्जेस, जो पॉरीफेरा है उसमें आपको क्या देखने को मिलेंगे? क्या है उसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स? जनरल बॉडी सरफेस. सिंपल डिफ्यूजन से रेस्पिरेशन हो जाता है. ठीक है, फिर सीलन ट्रेट्स आ गए आपके एंड फ्लैटफॉर्म्स. इसमें आपका क्या हो रहा है? सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है. क्या हो रहा है? सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है. ठीक है, बॉडी सरफेस से ही आपका रेस्पिरेशन हो रहा है, किसी भी एकदम पर्टिकुलर रेस्पिरेटरी ऑर्गन की जरूरत नहीं पड़ रही, राइट? चलिए दूसरे की अगर मैं बात करूं रेस्पिरेटरी ऑर्गन, तो यहाँ पे है मॉइस्ट स्किन. स्किन से ही आपका क्या हो रहा है? रेस्पिरेशन, जिसको हम बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. क्या बोला जाता है उसको? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. वो रेस्पिरेशन जो स्किन से हो उसको हम बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. किस में हो रही है? आपके अर्थवॉर्म्स में एंड फ्रॉग्स. ठीक है, फ्रॉग्स में एंड अर्थवॉर्म में आपको कौन से टाइप की रेस्पिरेशन देखने को मिलेगी? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये है आपका ट्रैकियल ट्यूब्स, जिसको हम बोलते हैं ट्रैकियल रेस्पिरेशन. ठीक है, क्या बोला जाता है? ट्रैकियल रेस्पिरेशन. यस.
ओके, ट्रैकियल रेस्पिरेशन जो आप किसमें देख सकते हो, इंसेक्ट्स में, किसमें आपको देखने को मिलेगा, इंसेक्ट्स में। और अगर गिल्स की बात करें जिसको हम लोग ब्रांकियल रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, ये किसमें आपको देखने को मिलेंगे, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स में, फिर आपको मोलस्क में एंड फिशिंग में आपको कौन से ब्रांकियल रेस्पिरेशन देखने को मिलेंगे। अगर लास्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या होता है, लंग्स। सो लंग्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन होगा दैट इज कॉल्ड योर पल्मोनरी रेस्पिरेशन। एंड ये किस किस में देखने को मिलते हैं, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स में आपको पल्मोनरी रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये चीज तो हमें क्लियर हो गई है। ठीक है, ये चीज तो हमें क्लियर हो गई। देखो इसमें से क्वेश्चन आता है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसी वजह से मैंने आपको टेबल के फॉर्म में बता दिया है ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो जाए। ओके, चलिए अब हम आते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। ठीक है, यहाँ पे और सारी चीजें भी दी गई हैं, बट मेनली हम लोग किस पे फोकस करने वाले हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो अगर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की मैं बात करूं तो उसमें क्या क्या चीजें हैं हमारे पास। सबसे पहली चीज है आपके पास पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। क्या है आपके पास, पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल जो है आपके अबव लिप्स। ठीक है, अबव लिप्स पे आपके पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है। उसके बाद आपका क्या है, नेजल पैसेज। क्या है, नेजल पैसेज। फिर है आपका नेजल चैम्बर, फिर आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज है किस किस के लिए, फूड के लिए एंड एयर के लिए। ठीक है, तो आपका फूड और एयर एक कॉमन पैसेज में आपको मिलेगा, दैट इज योर फेरिंग्स। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए, आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कॉमन पैसेज किस किस के लिए, फूड एंड एयर के लिए। फिर आता है आपका लेरिंग्स। लेरिंग्स इज योर कार्टिलेजिनस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द साउंड बॉक्स, क्योंकि ये क्या करता है, साउंड प्रोडक्शन करता है। ठीक है, यस ये क्या करता है, साउंड प्रोडक्शन करता है। फिर आपका आता है ट्रेकिया, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द विंड पाइप। ट्रेकिया को क्या बोला जाता है, विंड पाइप। अगेन जो ये ट्रेकिया है ये डिवाइड करता है इनटू लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई एट T5। ठीक है, किस पे डिवाइड करता है, T5 थोरैसिक। ठीक है, डिवाइड इनटू लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई। फिर अगेन प्राइमरी सेकेंडरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर आता है आपका टर्शरी ब्रोंकाई, फिर आपका आएगा इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, फिर आपका आएगा टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एंड देन लास्ट में आपका आ जाएगा एल्वियोलाई। ठीक है, तो ये आपका पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है। कहां से स्टार्ट हो रहा है, पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से, फिर उसके बाद आता है आपका नेजल पैसेज, फिर आपका आ जाएगा नेजल चैम्बर, फिर आपका आ जाएगा फेरिंग्स जो एक कॉमन पैसेज है किस किस के लिए, फूड एंड एयर के लिए। फिर आपका आ जाएगा लेरिंग्स, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड साउंड बॉक्स और वॉइस बॉक्स। फिर आपका आ जाएगा ट्रेकिया, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड विंड पाइप। देन इसके बाद ट्रेकिया जो है वो डिवाइड हो जाएगा इनटू लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई। कौन से लेवल पे, T5। ठीक है, T5 पे वो डिवाइड हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी ब्रोंकाई। देन सेकेंडरी ब्रोंकाई, अगेन टर्शरी ब्रोंकाई, फिर उसके बाद इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आएंगे, फिर आपके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आएंगे एंड लास्ट में आपका आ जाएगा एल्वियोलाई, जिसको हम लोग वैस्कुलर बैग्स भी बोलते हैं एंड जहां से क्या होता है आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो अगर आप मेन साइट की बात करेंगे जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, दैट इज योर एल्वियोलाई। क्या है, दैट इज योर एल्वियोलाई। चलिए ये तो चीज हमें क्लियर हो गई है। एक बार हम लोग डायग्राम भी देख लेते हैं। ठीक है, एक बार हम लोग डायग्राम भी देख लेते हैं। ये हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है। अगेन जैसे मैंने बताया यहाँ पे आपका नॉस्ट्रिल है, फिर ये नेजल कैविटी या फिर नेजल पैसेज बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपका आ जाता है फेरिंग्स जो आपका कॉमन पैसेज है फॉर फूड एंड एयर। एंड ये आपको जो दिख रहा है दैट इज दिस वन इज योर लेरिंग्स। ठीक है, लेरिंग्स है ये। एंड अगेन ये आपका जो इस टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है आपका ट्रेकिया। ठीक है, क्या है आपका ट्रेकिया, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड विंड पाइप, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं, विंड पाइप बोलते हैं। ठीक है, यस। नेक्स्ट वी हैव अगेन ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, देन इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, देन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एंड देन आगे आपका आ जाएगा, यस क्या आ जाएगा आपका एल्वियोलाई आ जाएगा। ठीक है, एल्वियोलाई आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसमें आपके लंग्स भी आते हैं। ठीक है, लंग्स भी आ रहे हैं यहाँ पे हम लोग लंग्स की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे लंग्स में 1 + 2 + 3 + 4 + 5 क्यों लिखा गया है, मतलब लंग्स आपके कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, आपके प्राइमरी
ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, अगेन देन इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, फिर आपका आ जाएगा टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एंड देन एल्विलाई। यहाँ से पूरा आपका लंग्स स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ये सारा जो है आपके लंग्स के अंदर है, ठीक है। सारी जो चीजें है ब्रोंकाई, सेकेंडरी, टर्शियरी, ये सारी आपके लंग्स के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे बात करी जा रही है इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग की। यहाँ पे किसकी बात करी जा रही है? इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग की, जो है ट्रैकिया में। तो जो ट्रैकिया है आपका, कहाँ से? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक जो ट्रैकिया है आपका, या फिर बोल सकते हो विंड पाइप है आपका, उस पे क्या है आपके क्या है वहां पे? इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। मतलब सपोज आपने वो पाइप देखा होगा, अगर आप वॉशिंग मशीन का पाइप आपने देखा होगा, उस पे ऐसे रिंग्स बने होते हैं, ठीक है। वो रिंग्स क्या करते हैं? एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अगर वो सपोर्ट नहीं होगा तो अगर एयर अंदर से बाहर से अंदर की तरफ आएगी, तो अगर वो रिंग्स नहीं होंगे तो वो क्या करेगा? विंड पाइप आपका कोलैप्स कर जाएगा। क्या करेगा? कोलैप्स कर जाएगा। सो कोलैप्स नहीं करे आपके विंड पाइप, इसी वजह से सपोर्ट के लिए इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स है। ये कंप्लीट नहीं है, ठीक है, ये कंप्लीट नहीं है, ये कुछ ऐसे आपको दिखेंगे, ठीक है, ये कुछ ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। यस, ये इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे और पीछे से कुछ भी नहीं है, ये आपके इनकम्प्लीट है। ओके, चल, ये चीज तो हमें क्लियर हो गई। फ्रॉम नॉस्ट्रिल टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, अगर मैं नॉस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स की बात करूं तो इसको हम बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट। मतलब ये जो एयर है, जो एटमॉस्फेरिक एयर है, ये एयर को आपके लंग्स तक पहुंचाने का काम करती है। क्या काम करती है? एयर को लंग्स तक पहुंचाने का काम करती है। इसी वजह से हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं? कंडक्टिंग पार्ट। किस किस को? नॉस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, ठीक है, नॉस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक। अब यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ट्रांसपोर्ट एयर, क्लियर इट। तो इसमें क्या है? आपके नोज में हेयर भी होते हैं जो डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं। फिर ह्यूमिडिफाई इट, सेट टेम्परेचर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जो भी आपका कंडक्टिंग जोन है या फिर जो कंडक्टिंग पार्ट है, उसमें ये सारी चीजें हो रही है। पहली बात तो ट्रांसपोर्ट हो रही है एयर की, दूसरी आपका जो भी डस्ट पार्टिकल्स है, जो भी माइक्रोब्स है, उनको ट्रैप कर लिया जा रहा है, बिकॉज वहां पे आपकी जो नोज है उसमें हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो वो क्या करते हैं? ट्रैप कर लेते हैं डस्ट पार्टिकल्स को। देन ह्यूमिडिफाई इट एंड सेट टेम्परेचर। सो आपका जो टेम्परेचर है उसको बॉडी के अकॉर्डिंग उसको टेम्परेचर को सेट कर देती है आपका कौन सा पार्ट? कंडक्टिंग पार्ट, ठीक है। चलिए, अब हम आते हैं एल्वियोलाई एंड एल्वियोलर डक्ट। ये है आपका एक्सचेंज और रेस्पिरेटरी पार्ट, ठीक है। वो वाला पहला क्या था? आपका कंडक्टिंग पार्ट। जो एल्वियोलाई है एंड एल्वियोलर डक्ट है, वो है आपका एक्सचेंज और रेस्पिरेटरी पार्ट। यहाँ पे एक्चुअली में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। कहाँ पे? एल्वियोलाई में, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा डिफ्यूजन के थ्रू। किसके थ्रू? डिफ्यूजन के थ्रू। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग लंग्स की बात करते हैं। लंग्स आर इन एयर टाइट चेम्बर। तो जो आपका लंग्स है वो एक एयर टाइट चेम्बर में है, ठीक है, उस चारों तरफ से घिरा हुआ है, ताकि थोड़ा सा भी चेंज आए तो उसमें क्या होगा? आपका थोरैसिक वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है, एंड जिसकी वजह से आपका जो लंग्स है वो भी इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं डॉर्सली बात करूं, मतलब पीछे से लंग्स किससे बना हुआ, मतलब किससे घिरा हुआ है? वर्टिब्रल कॉलम से, ठीक है। वेंट्रली में अगर मैं बात करूं आगे से, सो वो किससे घिरा हुआ है? स्टर्नम से, ठीक है, स्टर्नम। एंड साइड्स, अगर साइड से बात करूं तो रिबकेज एंड बिलो डायाफ्राम, ठीक है, बिलो किससे? डायाफ्राम। तो ऐसे ये जो आपका लंग्स है वो एक एयर टाइट कैविटी में रहता है। यहाँ पे आपके लंग्स होंगे, यहाँ पे आपके लंग्स होंगे। पीछे से आपका वर्टिब्रल कॉलम, आगे से स्टर्नम, फिर साइड से रिबकेज एंड बिलो डायाफ्राम, ठीक है, बिलो डायाफ्राम। चेंज इन थोरैसिक वॉल्यूम, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी चेंज आएगा आपके थोरैसिक वॉल्यूम में विल लीड टू चेंज इन पल्मोनरी वॉल्यूम। सो जिसकी वजह से आपके लंग्स के वॉल्यूम में भी चेंज आएगा, ठीक है, लंग्स के वॉल्यूम में भी चेंज आएगा। यस, ये बात हमें क्लियर है कि नहीं? ठीक है, ये बात हमें क्लियर हो गई। चलिए, अब हम लोग आते हैं, चलिए
यहाँ पे बात करी जा रही है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज की, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी की बात की जा रही है। यस, बट इससे पहले हमें पढ़ना है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। क्या पढ़ना है हमें? इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। तो अगर मैं इनहेलेशन की बात करती हूँ, अगर मैं इनहेलेशन की बात करती हूँ, सेकेंड, यस, अगर मैं इनहेलेशन की बात करती हूँ, इनहेलेशन मतलब आप एयर को क्या कर रहे हो? अंदर ले रहे हो, ठीक है, एयर को क्या कर रहे हो? अंदर ले रहे हो। बट उसके लिए क्या होना चाहिए? जो एयर है वो कहां से मूव करती है? फ्रॉम द हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर, ठीक है, हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर। बट उसके लिए आपको वो प्रेशर बनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अब आप एटमॉस्फेयर की बात करोगे, वहां पे क्या है? वहां पे आपको जो आपका जो लंग्स है उसके अंदर लो प्रेशर बनाना पड़ेगा, लो प्रेशर बनाना होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? आपका जो एयर है वो मूव करेगा, ठीक है, एयर क्या करेगा? वो मूव करेगा। तो चलिए यहाँ पे कैसे होता है? यहाँ पे सबसे पहले क्या कॉन्ट्रैक्ट करता है? आपका डायाफ्राम, आपका डायाफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से सपोज अगर आपका डायाफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जिसकी वजह से थोरैसिक वॉल्यूम क्या होगा? थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा। सपोज अगर आपका ये डायाफ्राम था और मैंने इसको ऐसे फ्लैट कर दिया तो इसका जो थोरैसिक वॉल्यूम है वो क्या हो गया? इंक्रीज होगा ना। यस, तो जैसे कि आपको पता है अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ? हमें प्रेशर क्या करना है? कम करना है, ताकि जो एयर है फ्रॉम दी हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर तक आ सके। तो हमें क्या करवाना है? इनहेलेशन कराना है, राइट। तो उसके लिए यही हमें करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम होगा। जो आपका डायाफ्राम है वो आपकी चीफ मसल्स है, मतलब जो मेन मसल्स है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेलेशन, वो आपकी डायाफ्राम ही है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी डायाफ्राम, जिसकी वजह से क्या होगा? थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा। यहां से जो रिबकेज है, रिबकेज भी आउटवर्ड डायरेक्शन में, आउटवर्ड साइड में मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? आपका थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा जिसकी वजह से क्या होगा आपका? यस, आपका जो लंग्स है, मतलब जो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो जिसकी वजह से आपका प्रेशर डिक्रीज होगा, ठीक है। अगर आप थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हो तो जिसकी वजह से पल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, ठीक है, पल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, बट जो आपका प्रेशर है वो डिक्रीज हो रहा है। तो अब जो एयर है वो इजिली मूव कर सकता है एटमॉस्फेयर से इनसाइड द लंग्स, ठीक है, इनसाइड द लंग्स आपका जो एयर है वो मूव कर सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका इनहेलेशन। अब अगर आप एक्सहेलेशन की बात करोगे तो एक्सहेलेशन जो है आपका पैसिव प्रोसेस है, ठीक है, उसमें कोई भी किसी मसल की कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत नहीं है। एक्सहेलेशन है वो पैसिव प्रोसेस है। बेसिकली जो आपका डायाफ्राम जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो रिलैक्स करेगा, ठीक है। तो ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ डायाफ्राम थोरैसिक वॉल्यूम क्या होगा? थोरैसिक वॉल्यूम आपका डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज होगा जिसकी वजह से आपका पल्मोनरी वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा। पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज होगा जिसकी वजह से जो आपका प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो क्या हो जाएगा? वो इंक्रीज हो जाएगा एंड जो एयर है, जो इनसाइड एयर है वो कहां जाएगी? आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड आपके एटमॉस्फेयर में एयर चली गई। तो ये हो गया आपका एक्सहेलेशन। बाकी यहाँ पे बात करते हैं कुछ मसल्स की, दैट इज इंटरनल इंटरकोस्टल मसल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। सो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल की अगर मैं बात करूं तो वो आपकी इनहेलेशन, फोर्सफुल इंस्पिरेशन में काम आती है, ठीक है। ऐसे नॉर्मल अगर आप मतलब इंस्पायर कर रहे हो या फिर एक्सपायर कर रहे हो, उस टाइम पे ये मसल्स काम नहीं आती है। जो आपकी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है, अगर आप फोर्सफुल इंस्पिरेशन करते हो उस टाइम पे वो मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है। ऐसे ही जो आपका एक्सहेलेशन है वो आपका पैसिव प्रोसेस है, उसमें किसी भी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत नहीं है। तो आई होप ये दोनों चीजें अभी आपको क्लियर हो गई होगी, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, ठीक है। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, ठीक है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज।
जो अगर मैं इसकी रेस्पिरेटरी रेट की बात करूं, अगर मैं रेस्पिरेटरी रेट की बात करूं तो वो है अराउंड 12 to 16 मिनट्स पर मिनट, ठीक है, 12 to 16 मिनट पर मिनट, 16 टाइम्स पर मिनट। एंड इसको कैसे मेजर किया जाता है? स्पाइरोमीटर से। किससे मेजर किया जाता है? स्पाइरोमीटर से। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कुछ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स की एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज की। तो ये वाला जो पार्ट है ये मैंने अच्छे से डिटेल में पढ़ाया है। अगर आपको वो जाके पढ़ना है तो मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे कहीं लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप ये वाला टॉपिक जो है वो अच्छे से कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग जल्दी जल्दी से ये टॉपिक करने वाले हैं। तो अगर आपको कोई भी चीज डिटेल में पढ़नी है, वो टॉपिक मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। आपको क्या करना है, वो लिंक पे जाओ एंड वहां पे पूरा वो टॉपिक पढ़ सकते हो, ठीक है। यस, चलिए, अगर मैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स की बात करूं तो हमारे पास है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम का क्या मतलब होता है? टाइडल वॉल्यूम का मतलब है जो आप एयर जो नॉर्मल क्या कर रहे हो आप, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन कर रहे हो, नॉर्मली सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, दैट इज योर टाइडल वॉल्यूम। अगर मैं उसका नंबर की बात करूं, ठीक है, तो दैट इज योर 5, वो कितना होता है आपका 500 ml। कितना होता है? 500 ml, ये है आपका टाइडल वॉल्यूम। नेक्स्ट अगर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम की बात करूं तो वो है आपका इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एडिशनल एयर इनहेल्ड बाय फोर्सफुल इंस्पिरेशन। तो टाइडल वॉल्यूम तो है ही साथ में, उसके अलावा क्या है आपका फोर्सफुली जब आप इंस्पायर करते हो, ठीक है, दिस इज योर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो 500 में उन्होंने कुछ और वॉल्यूम ऑफ एयर ऐड कर दिया है जिसको हम बोल रहे हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एंड इसका कितना होता है? 2.5 से लेकर 3 लीटर्स आपका इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। Next is expiratory reserve volume. Expiratory reserve volume, that is additional air exhaled by forceful expiration. Yes, additional air exhaled by forceful expiration is your ERV, that is expiratory reserve volume, which is around 1 to 1.1 liters. ठीक है, which is around 1 to 1.1 liters. फिर आता है आपका रेजिडुअल वॉल्यूम, एयर इन लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। सो जब आप फोर्सफुली एक्सपायर करते हो उस टाइम पे भी आपके लंग्स में कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो रहती है, ताकि जो आपके लंग्स है वो कोलैप्स नहीं करे। तो उसको बोलते हैं हम लोग रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या बोला जाता है उसको? रेजिडुअल वॉल्यूम बोला जाता है, विच इज अराउंड 1.1 to 1.2 लीटर्स। ठीक है, तो ये चीजें हमें क्लियर हो गई। यस, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम हमें क्लियर हो गया है। अब हम आते हैं रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज पे। किस पे आते हैं? रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज पे। तो आप जो रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज की बात कर रहे हो वो किसको ऐड की गई है? आपके रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को ही ऐड करके आपके रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज बनाई गई है। तो अगर मैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी की बात करूं, तो ये किसका सम है? आपके टाइडल वॉल्यूम का सम है एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का सम है। क्या? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, यस। अगर मैं एक्सपिरेटरी कैपेसिटी की बात करूं तो ये किसका सम है? टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। किसका सम है? यस, किसका सम है? टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV। एंड ये किसका था? आपका टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV। नेक्स्ट वी हैव द फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ये किसका सम है? आपका ERV प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, ERV प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। एंड अगर मैं वाइटल कैपेसिटी की बात करूं तो ये आपका किसका सम है? टाइडल वॉल्यूम का, IRV का प्लस ERV का। ठीक है, किसका सम है? टाइडल वॉल्यूम, IRV प्लस ERV। एंड टोटल लंग कैपेसिटी, मतलब आपकी लंग्स की कितनी कैपेसिटी है, तो टोटल लंग कैपेसिटी में आपके चारों आ जाएगा। क्या क्या आ जाएगा? टाइडल वॉल्यूम भी आ जाएगा, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आ जाएगा, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आ जाएगा एंड रेजिडुअल कैपेसिटी भी आ जाएगा। तो ये पूरा आपका आ जाएगा टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, क्या आ जाएगा? टोटल लंग कैपेसिटी। सो ये हो गए आपके पूरे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। अगेन आपको अगर ये अच्छे से डिटेल में पढ़ना है इन सब चीजों के बारे में, तो मैंने ऑलरेडी इस पे एक वीडियो बनाया हुआ है, तो वो जाके आप देख सकते हो। ठीक है, आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ऑलराइट, चलिए अब हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे, दैट इज
गैसियस एक्सचेंज। अब हम आते हैं मेन, पहला वाला पार्ट जो था इसका ब्रीदिंग वाला। देखो इस चैप्टर में दो पार्ट्स है, चैप्टर का नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग वाला पार्ट तो हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब हमारा जो है सेकेंड मेन पार्ट यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, दैट इज योर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सॉरी गैसियस एक्सचेंज या फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अगर मैं गैसियस एक्सचेंज की बात करती हूँ, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, कंडक्टिंग पार्ट, ठीक है, जो आपका नोज से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक चल रहा था। अब ये हम लोग मेन चीज पढ़ने वाले हैं, कहाँ पे आपका जो है गैसियस एक्सचेंज होता है। तो अगर प्राइमरी साइट की बात करूं यहाँ पे, तो वो है आपका एल्वियोलाई। आपका गैसियस एक्सचेंज कहाँ पे होगा, एल्वियोलाई में होगा। अब यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं, ठीक है, गैसियस एक्सचेंज को, कौन कौन से फैक्टर्स है। तो पहला जो है दैट इज योर प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। जैसे आपको पता है कि जो चीजें हैं, अगर मैं यहाँ पे एयर की बात करूं तो यहाँ पे हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक चीजें जाएंगी, मतलब सिंपली डिफ्यूजन होता है हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे पहला फैक्टर जो अफेक्ट कर रहा है आपके गैसियस एक्सचेंज को, वो है आपका प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा है या फिर प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, डिफ्यूजन ज्यादा होगा, ठीक है। जहां पे ज्यादा ग्रेडियंट है वहां से डिफ्यूजन ज्यादा होगा, अगर ग्रेडियंट कम है तो डिफ्यूजन कम होगा, ठीक है। दूसरा है थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। सो दूसरा फैक्टर क्या इफेक्ट करता है आपकी गैसियस एक्सचेंज को, वो है आपका थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। जितना ज्यादा थिन होगा, जितना ज्यादा आपका मेम्ब्रेन थिन होगा, उतना ज्यादा जल्दी डिफ्यूजन होगा, ठीक है। ये आपका दूसरा फैक्टर है। यस, तीसरे की अगर मैं बात करूं, तीसरे फैक्टर की बात करूं, यहाँ पे बताया गया जो लेयर है आपकी, टोटल थिकनेस है विच इज अराउंड 1 mm, लेस देन 1 mm, ठीक है। यस, अगर मैं नेक्स्ट फैक्टर की बात करूं दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। तो अगर सॉल्युबिलिटी ज्यादा है किसी गैस की तो उसका डिफ्यूजन जल्दी होगा, उसका डिफ्यूजन ज्यादा होगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि जो CO2 है, जो CO2 है उसकी सॉल्युबिलिटी 20 to 25 टाइम्स ज्यादा है ऑक्सीजन से। इसी वजह से जो CO2 है वो सॉल्युबल फॉर्म में ज्यादा जाता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, ठीक है। यस, तो ये चारों फैक्टर्स है जो डिटरमाइन करते हैं गैसियस एक्सचेंज को। पहला कौन सा था आपका, पहला कौन सा था आपका, प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर प्रेशर ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा है तो डिफ्यूजन ज्यादा होगा। दूसरा है आपका थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। अगर थिकनेस कम है तो डिफ्यूजन ज्यादा होगा, थिकनेस ज्यादा है तो डिफ्यूजन कम होगा। यस, एंड तीसरा था आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। जिस गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है उसकी वजह से क्या होगा, डिफ्यूजन, उस गैस का डिफ्यूजन ज्यादा होगा। यस, तो ये चीजें आई होप ये पूरी चारों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करने वाले हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस की, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। यस, तो ये वाला जो टेबल है ये आपकी एनसीईआरटी का टेबल है। यहाँ पे रेस्पिरेटरी गैस, ऑक्सीजन एंड CO2 की बात की जा रही है, ठीक है। ऑक्सीजन एंड CO2 की बात करी जा रही है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट डिफरेंट पार्ट्स इन्वॉल्व इन डिफ्यूजन कंपैरिजन टू दोज इन एटमॉस्फेयर। तो अगर मैं एटमॉस्फेरिक एयर की बात करूं, अगर मैं एटमॉस्फेरिक एयर की बात करूं तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है, 159, एंड आपके CO2 का है 0.3, ठीक है। CO2 का कितना है, 0.3। एल्वियोलाई में कितना होगा, एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का होगा 104, कितना होगा, 104 mmHg, एंड कार्बन डाइऑक्साइड होगा 40 mmHg, क्योंकि वहां से क्या आया, एयर आया आपके एल्वियोलाई में, तो वहां पे ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज्यादा होगी, पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है, नॉट कॉन्सेंट्रेशन, पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा। ब्लड की मैं बात करूं तो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात की जा रही है, डीऑक्सीजनेटेड, तो मतलब उसमें किसका प्रेशर ज्यादा होगा, पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा विच इज 45, एंड ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा विच इज 40, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करूं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, तो वो कितना है, 95 है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, 40। यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं है। नेक्स्ट टिश्यूज में क्या होता है,
आपके पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा, बिकॉज वहां पे मेटाबॉलिज्म हो रहा है, वहां पे मेटाबॉलिज्म हो रहा है, एटीपी बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। तो यहाँ पे 45 कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा एंड ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है वो कम होगा। ठीक है, तो इसी वजह से ये सारी जो पार्शियल प्रेशर है ये डिटरमाइन करती है कि जो डिफ्यूजन होगा कौन सी गैसेस का कहाँ पे होगा। तो अगर आप एल्विलाई की बात करोगे तो वहां पे जैसे आपको पता है कि ऑक्सीजन ज्यादा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है, तो ऑक्सीजन एल्विलाई से कहाँ पे आएंगे, आपके पल्मोनरी कैपिलरीज में। ठीक है, पल्मोनरी कैपिलरीज में डिफ्यूज करेंगी। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं टिश्यूज की बात करूं तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो कहां से गैस मूव करती है, फ्रॉम द हायर पार्शियल प्रेशर टू द लोअर। ठीक है, तो यहाँ पे 45 है, तो ये टिश्यूज से आपकी अगेन कैपिलरीज में जाएंगी। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई हमें। चलिए अब हम लोग आगे बात करें तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है आपके गैसियस एक्सचेंज में। सबसे पहला होता है पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन मतलब जो आपकी एयर है वो एल्विलाई में आ चुकी है। ठीक है, एयर क्या है वो एल्विलाई में आ गई है। यस, एयर जो है वो आपके एल्विलाई में आ गई है, दैट इज योर पल्मोनरी वेंटिलेशन। फिर नेक्स्ट आता है डिफ्यूजन अक्रॉस एल्विलाई। अब इसके बाद क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। तो जो एयर यहाँ पे आई है, यहाँ पे ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये वाला यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका डिफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है आपका डिफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, तीसरे पार्ट की अगर मैं बात करूं तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड। तो यहाँ से ऑक्सीजन जा रही है, ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन गई, यहाँ से फिर ये टिश्यूज में चली गई, तो ये हो रहा है आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। फिर डिफ्यूजन बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, ये आपका ब्लड, ये आपकी कैपिलरीज है, ये आपके टिश्यूज हैं। अब यहाँ से क्या होगा, आपका अगेन डिफ्यूजन होगा डिपेंडिंग अपॉन द पार्शियल प्रेशर, किस गैस का पार्शियल प्रेशर कहाँ पे ज्यादा होगा उसके बेसिस पे यहाँ पे एक्सचेंज होगा या फिर डिफ्यूजन होगा गैसेस का किस किस के बीच में, कैपिलरीज एंड टिश्यूज के बीच में। फिर आता है आपका रेस्पिरेशन इन टिश्यूज। फिर वहां पे क्या होगा, ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया जाएगा ताकि सिंपलर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करके क्या बनाया जाए, एटीपी बनाया जाए, एनर्जी बनाया जाए। तो ये आपके 5 स्टेप हैं, किसमें, रेस्पिरेशन में। ठीक है, 5 स्टेप है आपके किस चीज में, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। चलिए अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ, यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूं, चलिए एक बार जरा देख लेते हैं, इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई, हो जाएंगी आपको। तो यहाँ पे जरा ध्यान दो, यहाँ पे अगर मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की बात करूं तो यहाँ पे क्या है, कितना है, 104 mmHg। एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, कम होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, क्या है आपका, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो जो आपका एयर है वो कहां से कहां जाएगा, आपके एल्विलाई से आपकी पल्मोनरी कैपिलरीज में डिफ्यूज कर जाएगा। कौन से प्रोसेस के थ्रू, डिफ्यूजन से। ठीक है, डिफ्यूजन से जो आपकी एयर है वो आपकी पल्मोनरी कैपिलरीज में आ गई है। अब यहां से पल्मोनरी वेन से आपकी जो ब्लड है वो कहां जाएगी, आपके लेफ्ट एट्रियम में। ये है आपका लेफ्ट एट्रियम, यहां से लेफ्ट एट्रियम से ये जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जाएगा अयोर्टा में, एंड अयोर्टा से अगेन ये सिस्टेमिक आर्टरीज हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। अगर मैं यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की बात करूं विच इज अराउंड 95 mmHg एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो विच इज अराउंड 40 mmHg। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा होगा। यहां तक पहुंचते पहुंचते यहाँ पे अब क्या है, आपके टिश्यूज है, यहाँ पे होना चाहिए एक्सचेंज, यहाँ पे क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। तो अगेन जैसे कि आपको पता है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो इसमें क्या है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या है, ज्यादा है। एंड अगर मैं यहाँ की बात करूं तो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम है। यहाँ सॉरी नॉट कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कम है। तो जो आपका गैस है वो कहाँ जाएगा, हायर से लोअर तक। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज करेगा। ठीक है, आपके टिश्यूज में आ जाएगा, ऑक्सीजन क्या आ जाएगा, आपके टिश्यूज में एंटर कर जाएगा। यस, एंड यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, अब यहाँ पे टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड की अगर मैं बात करूं, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो ज्यादा है
क्योंकि मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, क्या रिलीज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है टिश्यूज में वो ज्यादा होगा एंड यहाँ पे कम होगा, जिसकी वजह से जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ डिफ्यूज करेगा। क्या कहाँ डिफ्यूज करेगा, आपके कैपिलरीज में डिफ्यूज कर जाएगा। अगेन दिस इज योर सिस्टेमिक वेन्स व्हिच कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, व्हिच कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पे अगर आप अगर देखोगे तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 40 mmHg and partial pressure of carbon dioxide is 45 mmHg। ठीक है, तो ज्यादा है। यहां से फिर अगेन ये ब्लड जाएगा आपके राइट एट्रियम में जाएगा, देन राइट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो अगेन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज्यादा होगा एंड यहाँ पे कम होगा, जिसकी वजह से ये यहाँ डिफ्यूज करेगा। ठीक है, तो ऐसे होता है आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस। किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके प्रेशर पे डिपेंड करता है, प्रेशर ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ व्हिच गैस इज मोर। ठीक है, कौन सी गैस का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है और कहाँ पे ज्यादा है, उसी अकॉर्डिंग वो मूवमेंट होती है, एक्सचेंज होता है गैसेस का। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई कि नहीं? ठीक है, ये चीज हमें क्लियर हो गई है। ठीक है, चलो ये यहाँ पे हमारा पूरा एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाला जो पार्ट है वो खत्म होता है। अब हम करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। क्या करने वाले हैं? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, यहाँ पे दो गैसेस की बात करें, पहली है आपकी ऑक्सीजन, दूसरी है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो 97% जो है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? आरबीसी के थ्रू। ठीक है, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? आरबीसी। आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन से ये बाइंड करता है और बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड एक टाइम पे एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को अपने साथ ट्रांसपोर्ट करवा सकता है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है हीमोग्लोबिन एंड बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड इस तरह से इसका ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, दूसरे अगर मैं बात करूं तो 3% जो है वो प्लाज्मा के थ्रू होता है इन द डिसॉल्व फॉर्म। जैसे मैंने आपको बताया कि जो सॉल्युबिलिटी है ऑक्सीजन की वो कम है। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो जो सॉल्युबिलिटी है कार्बन डाइऑक्साइड की वो 20 to 25% ज्यादा है, 20 to 25% ज्यादा है। इसी वजह से ये प्लाज्मा में ज्यादा डिसॉल्व फॉर्म में जाता है। ठीक है, डिसॉल्व फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा जाता है एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन। तो यहाँ पे सिर्फ 3% जो है आपका ऑक्सीजन जो है वो डिसॉल्व फॉर्म में जा रहा है, डिसॉल्व फॉर्म में जा रहा है। ठीक है, बाकी 97% कैसे जा रहा है? आपका आरबीसी के थ्रू। ऑलराइट, यहाँ पे अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसपोर्टेशन होता है इसका, 20 to 25% आरबीसी एंड 7% जो है वो प्लाज्मा के थ्रू जाता है। ठीक है, यस, 7% जो है वो प्लाज्मा के थ्रू जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने बताया हीमोग्लोबिन कैन बाइंड 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और ये रिवर्स होता है, मतलब रिवर्सिबल हो सकता है। चलिए, यहाँ पे बात की जा रही है इस ग्राफ की जिसको हम बोलते हैं डिसोसिएशन कर्व, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, इससे पता चलता है आपको कि आपका ऑक्सीजन कितना ज्यादा हीमोग्लोबिन के साथ सैचुरेट मतलब बाइंड कर रहा है और कितना ज्यादा लोडिंग हो रहा है, कितना ज्यादा अनलोडिंग हो रहा है। अगर आपको इसके बारे में पढ़ना है तो इसके बारे में भी मैंने डिटेल लेक्चर बनाया है, मतलब कॉन्सेप्ट वाला जो लेक्चर है वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे कहीं पे, मैं आपको दे दूंगी, वो जाके आप देख सकते हो अगर आपको ये अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, यस, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं। अब इसकी अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूं, अगर मैं इसके एक्स एक्सिस की बात करूं तो यहाँ पे दिया है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड वाई एक्सिस पे दिया गया है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। इसका मतलब कि कितना परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आपका हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर रहा है। ऑलराइट, कितना आपका ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर रहा है परसेंटेज में। ठीक है, परसेंटेज में। ऑलराइट, तो ये जो आपको कर्व दिख रहा है दिस इज एस शेप और सिग्मोइड कर्व, एस शेप एंड सिग्मोइड कर्व। ठीक है, क्या है ये? एस शेप एंड सिग्मोइड कर्व। देखो ये लीनियर नहीं है,
ये लीनियर नहीं है। सो जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ता जा रहा है उतना ज्यादा जो हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन है विद द ऑक्सीजन वो भी इंक्रीज होता जा रहा है, वो भी इंक्रीज होता जा रहा है। बट एट अ वन पॉइंट ये क्या होता है, ये प्लेट्यू फेज आ जाता है। मतलब आप कितना भी ज्यादा अब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो बढ़ा दो, उससे ज्यादा सैचुरेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें तीन वैल्यूज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल देना है। दैट इज योर P50 वैल्यू, ठीक है, विच इज अराउंड 27 mmHg। देन आपका आता है P90 वैल्यू, ठीक है, विच इज अराउंड 70 mmHg, जहां पे 90% जो है हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो जाता है ऑक्सीजन से। ठीक है, P50 मतलब 50% जो है हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो गया ऑक्सीजन से, एंड 100% मतलब 100% सैचुरेशन हो गया हीमोग्लोबिन का किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। अब ये जो कर्व है, ये जो आपका कर्व है ना, ये दो तरीके, दो शिफ्ट दिखा सकता है। या तो ये राइट शिफ्ट कर सकता है या तो ये लेफ्ट शिफ्ट करवा सकता है। ठीक है, या तो ये राइट साइड में शिफ्ट कर सकता है या फिर ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर सकता है। ठीक है, अगर ये राइट साइड में शिफ्ट कर रहा है तो यहाँ पे होगा अनलोडिंग, अनलोडिंग होगा। एंड अगर ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर रहा है तो वहां पे क्या होगा, लोडिंग होगा। ठीक है, यस। तो अगर मैं राइट शिफ्ट की बात करूं तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये कर्व जो है राइट की तरफ शिफ्ट करेगा। सबसे पहले तो आपका आ गया CO2, ठीक है, इंक्रीज इन द CO2। CO2 हो गया पहला फैक्टर। दूसरा हो गया एसिडिटी, मतलब pH जो है वो डिक्रीज हो रहा है। अगर pH डिक्रीज हो रहा है तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आ गया CO2, इंक्रीज इन द CO2। फिर आपका आ गया डिक्रीज इन pH, H+ जो है वो इंक्रीज हो रहा है, एंड DPGA जो है वो इंक्रीज हो रहा है। फिर एक्सरसाइज की वजह से आपका ये शिफ्ट कर सकता है, एंड टेम्परेचर, इंक्रीज इन द टेम्परेचर। सो ये सारे जो फैक्टर्स है ये क्या करवाते हैं, आपके जो कर्व है, जो आपका S शेप्ड कर्व है या सिग्मॉइड कर्व है, इसको शिफ्ट करा देते हैं राइट की तरफ। देखो इसको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ाया है इस टॉपिक को, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ये रिविजन के लिए ठीक है, बिकॉज अभी आपने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा तो आपको ये रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको अच्छे से डिटेल में, या फिर जो भी बच्चे 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और उनको ये टॉपिक समझ में नहीं आया, तो मैं यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी जिसको आप जाके अच्छे से देख सकते हो, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, ठीक है, वहां पे मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। तो ये आपका राइट शिफ्ट हो गया। अब कौन कौन से फैक्टर्स है जो आपके कर्व को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कराएंगे, कहां पे शिफ्ट कराएंगे, लेफ्ट की तरफ। तो इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दो। जो फैक्टर्स थे आपको राइट की तरफ शिफ्ट करा रहे थे, बस उसको उल्टा कर रहे हैं। मतलब डिक्रीज इन CO2, ठीक है, इंक्रीज इन pH। अगर इंक्रीज pH हो रहा है तो H+ जो है वो डिक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, फिर आपका हो गया डिक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन टेम्परेचर एंड डिक्रीज इन DPGA। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स क्या करेंगे, आपके जो कर्व को किसकी तरफ शिफ्ट करा देंगे, लेफ्ट साइड। ठीक है, कहां पे, लेफ्ट साइड को शिफ्ट करा देंगे। ऑलराइट, चलिए ये चीज तो हमें क्लियर हो गई। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा लास्ट में ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मैंने बताया आपको कितने फॉर्म में, सबसे पहले तो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जाता है, दूसरा आपके डिसॉल्व फॉर्म में जाता है, एंड 7% जो है वो थ्रू प्लाज्मा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे CO2 बताया गया डिसॉल्व इन द प्लाज्मा, ये तो हो गया। ठीक है, ये डिसॉल्व हो गया और चला जाएगा एल्विलाई। अब हमें ये जो टिश्यू सेल से इसको एल्विलाई में, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी बन रहा है उसको एल्विलाई तक पहुंचाना है। तो डिसॉल्व फॉर्म वाला तो क्लियर है। ठीक है, अब जो ये CO2 है ना, ये एंटर करता है आपके RBC में। ठीक है, RBC में चलो पहले ये देख लेते हैं, इसके बाद ये देखेंगे। तो जो CO2 है ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा एंड बनाएगा कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, एंड इसकी वजह से ये जाएगा यहाँ पे डिसोसिएट हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपके एल्विलाई में चला जाएगा। ये तो एक हो गया। दूसरा जो हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है दैट इज योर ये वाला पार्ट, बाइकार्बोनेट वाला। यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली में, CO2 आया, ठीक है, ये वाटर के साथ बाइंड, मतलब वाटर के CO2 प्लस वाटर क्या बनाएंगे, यहाँ पे एंजाइम होता है दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ठीक है, क्या होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ये क्या करेगा CO2 प्लस वाटर को
जोड़ेगा एंड बनाएगा H2CO3, ठीक है। यस, क्या बनाएगा? H2CO3। अगेन ये किसमें डिसोसिएट हो जाएगा? HCO3 नेगेटिव प्लस H प्लस। किसमें डिसोसिएट हो जाएगा? HCO3 नेगेटिव एंड H प्लस। अब हमें HCO3 नेगेटिव को बाहर फेंकना है प्लाज्मा में। किसमें फेंकना है? बाहर फेंकना है प्लाज्मा में। यहाँ पे एक एंटीपोटर काम करता है जो HCO3 नेगेटिव को बाहर फेंकता है एंड क्लोराइड को अंदर की तरफ लाता है, ठीक है। ये वाला जो चीज है ये भी मैंने अच्छे से पढ़ाया है, तो जिसको देखना हो अच्छे से डिटेल में देखना है वो जाके देख सकता है। तो क्या किया हम लोगों ने? HCO3 नेगेटिव को बाहर की तरफ फेंका एंड Cl नेगेटिव को अंदर की तरफ लेकर आए, जिसको हम बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। जिसको क्या बोला जाता है? क्लोराइड शिफ्ट। एंड अगेन जो ये HCO3 नेगेटिव है, ठीक है, HCO3 नेगेटिव है, ये डिसोसिएट कर जाएगा और CO2 को एल्डिहाइड तक पहुंचा देगा। तो ऐसे होता है आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए, यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट भी खत्म हो गया है। अब हम करने वाले रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन को रेगुलेट कैसे किया जाता है, ठीक है, रेस्पिरेशन को रेगुलेट कैसे किया जाता है। तो अगर मैं सेंटर्स की बात करूं तो दो मेन सेंटर्स है। अगर मैं मेन सेंटर की बात करूं दैट इज योर मेडुला। तो मेडुलरी सेंटर्स होता है और एक पोंटाइन सेंटर्स होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं मेडुला की बात करूं, यहाँ पे जो मेन सेंटर्स है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉर्मल इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन, नॉर्मल ब्रीदिंग। उसमें आपके आते हैं वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप दैट इज योर VRG एंड डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप दैट इज योर DRG। सो VRG क्या करता है? VRG क्या करेगा? ये आपके एसेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स या फिर इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स को मतलब इंस्पिरेशन में हेल्प करता है, ठीक है, इंस्पिरेशन को रेगुलेट करता है आपका VRG, ठीक है। अगर मैं DRG की बात करूं दैट इज योर डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। ये क्या करता है? आपके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और डायाफ्राम को, मतलब बेसिकली ये एक्सपिरेशन को रेगुलेट करता है, ठीक है, एक्सपिरेशन को रेगुलेट करता है आपका DRG। ओके, अगर मैं यहाँ पे पोंटाइन सेंटर्स की बात करूं तो इसमें दो सेंटर है दैट इज योर न्यूमोटॉक्सिक एंड एपनियोस्टिक सेंटर। न्यूमोटॉक्सिक एंड एपनियोस्टिक सेंटर, इतना डिटेल में नहीं जाना, बस आपको इतना पता होना चाहिए जो सेंटर है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, मेडुला में प्रेजेंट है, कौन सा इंस्पिरेशन को रेगुलेट करता है, कौन सा एक्सपिरेशन को रेगुलेट करता है। इंस्पिरेशन को कौन कर रहा है? आपके वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप जो है वो कंट्रोल कर रहा है, बाकी DRG जो है वो एक्सपिरेशन को कर रहा है। और एक पोंटाइन सेंटर्स होते हैं, दो पोंटाइन सेंटर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूमोटॉक्सिक एंड एपनियोस्टिक सेंटर। बस दैट्स ऑल, इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाना कौन क्या कैसे होता है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। ये तो हो गया आपका रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। अब हम आते हैं डिसऑर्डर्स पे, ठीक है, ये आपका लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, ठीक है, इसको हम लोग कवर करते हैं। तो अगर मैं डिसऑर्डर की बात करूं तो सबसे पहला डिसऑर्डर इज एज़मा व्हिच इज वीजिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। तो सपोज आपका जो ब्रोंकाई है, सपोज ये मेरा ब्रोंकाई है, ठीक है, अगर इसमें इन्फ्लेमेशन हो गया, अगर इसमें इन्फ्लेमेशन हो गया तो जो ल्यूमन होगा इसका वो नैरो हो जाएगा या वाइड हो जाएगा? नैरो हो जाएगा, राइट। सपोज अगर कोई भी है चीज, अगर उसमें इन्फ्लेमेशन हो गया तो जो जितना एयर पहले जाता था उतना एयर जा पाएगा क्या? नहीं जा पाएगा, राइट। जो उसका ल्यूमन था वो नैरो हो गया, तो जिसकी वजह से क्या होता है? व्हीजिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। व्हीजिंग साउंड प्रोड्यूस होता है ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। एंड इसमें क्या होगा? ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगा, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होगा, बिकॉज जितना एयर जाना चाहिए उतना नहीं। ऑलराइट, सो ये हो गया एज़मा। नेक्स्ट वी हैव द एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा में क्या होता है? जो आपकी एल्वियुलर वॉल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, ठीक है, एल्वियुलर वॉल जो है वो डैमेज हो जाते हैं। कैसे डैमेज होते हैं? ड्यू टू स्मोकिंग। देखो, जैसे आपको पता है जो एल्वियुलर वॉल है वो किससे बनी है? सिंपल एपिथेलियम से बनी होती है, ठीक है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से मिलके बनी होती है। तो उसमें क्या होगा? अगर वो डैमेज हो जाएगी वॉल, जिसकी वजह से सरफेस एरिया क्या है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो नहीं हो पाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा? एम्फाइसीमा डिसऑर्डर, ठीक है, क्रॉनिक ड्यू टू सिगरेट स्मोकिंग। और ये किसकी वजह से होता है? सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है। ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर मतलब आप कहीं पे काम कर रहे हो या फिर आप ग्लास की फैक्ट्री में काम कर रहे हो या फिर किसी भी फैक्ट्री में काम कर रहे हो जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर होता है। फाइब्रोसिस, ठीक है, दूसरा हो गया सिलिकोसिस एंड एस्बेस्टोसिस।
सिलिका से होता है ये, एस्बेस्टोस से होता है ये डिसऑर्डर। तो इसको हम लोग नाम दे रहे हैं ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर। तो ये 3 डिसऑर्डर्स हैं जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ऑलराइट, चलिए इसी बात पे पूरा चैप्टर जो है वो खत्म हो चुका है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एंड जो बच्चे यहाँ पे हैं और इसको पढ़ रहे हैं या फिर रिवाइज कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये लेक्चर। ठीक है, आई होप ये पूरा आपको चैप्टर समझ में आया होगा। चलिए, जैसे कि आपको पता है अभी रिसेंटली अनअकैडमी जो है उसने 9th ईयर अपना बर्थडे मनाया है। ठीक है, 9th बर्थडे मनाया है, तो इसी की खुशी में आपके लिए हम लोग लाए हैं बहुत बड़ा सब्सक्रिप्शन। गेट 50% ऑफ ऑन ऑल द नीट यूजी सब्सक्रिप्शन। जितने भी नीट यूजी सब्सक्रिप्शंस हैं उस पे 50% ऑफ है, प्लस 9 मंथ्स फ्री एक्सटेंशन। क्या है? प्लस 9 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन है और कब तक वैलिड है? 17 दिसंबर तक। ठीक है, तो फटाफट से जाइए, जो भी अभी तक नीट सब्सक्रिप्शन लेना चाहते थे या सोच रहे थे कि लूं या नहीं लूं, आपके लिए बहुत बड़ा ऑफर है। इसमें आप जाइए, अपना सब्सक्रिप्शन लीजिए एंड पढ़ाई शुरू कर दीजिए। कोड यूज करना है आपको AS08। ठीक है, कोड क्या यूज करना है आपको? AS08। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक बार टेस्ट सीरीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है हमारा एग्जाम जो है जल्दी जल्दी पास में आ रहा है। सो हमारे पास है फिनिक्स टेस्ट सीरीज फॉर नीट 2025। तो अगर मैं फिनिक्स टेस्ट सीरीज की बात करूं, इसमें आपको मिलेगा 6 पार्ट एंड 10 फुल टेस्ट एज पर लेटेस्ट एनटीए सिलेबस। जो आपका एनटीए का सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज आपको दी जाएगी। क्वेश्चन क्यूरेटेड बाय इंडिया टॉप एजुकेटर्स एंड डिटेल वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइडेड आफ्टर एवरी टेस्ट। जो भी टेस्ट है उसके बाद डिटेल वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे। बेंच मार्क योरसेल्फ अगेंस्ट 68K प्लस लर्नर्स। अभी स्टार्ट हो रहा है आपका दिसंबर 15 से, तो जिसको भी अभी टेस्ट सीरीज देनी है या फिर जो ज्वाइन करना चाहता है, जाइए फटाफट से एनरोल कर लो। 999 में आपको ये टेस्ट सीरीज मिल रही है। ठीक है, यस, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास बस 5 से 4 महीने बचे हुए हैं एंड इसमें आपको सब कुछ करना है। आपको सिलेबस भी खत्म करना है, आपको रिवीजन भी करना है, आपको टेस्ट सीरीज भी देनी है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले सिलेबस तो खत्म करना पड़ेगा, राइट? तो ये हमारे पास है ऑल स्टार फास्ट ट्रैक बैच, जिसमें हम लोग जल्दी जल्दी अपना सिलेबस जो है वो खत्म करवा देंगे। एंड ये किसको टारगेट कर रहा है? नीट यूजी 2025 को। जो बच्चे 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। इसमें आपको मिलेंगे 350 प्लस लाइव लेक्चर, 14 प्लस टेस्ट और इंग्लिश में आपका ये बैच होने वाला है। आपको कोड यूज करना है AS08 और आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। ये कोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लगाने के लिए। ठीक है, तो ये याद रखना जरूरी है। ऑलराइट, तो जो भी बच्चे नीट 2025 के लिए प्रिपेयर करें उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑफर है। जाइए अपना सब्सक्रिप्शन लीजिए एंड अपना तैयारी बिल्कुल शुरू कर दीजिए। ठीक है, यस। और दूसरा बैच है हमारे पास फॉर नीट 2027। सो जो बच्चे 2027 को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए भी हमारे पास है निम्बल्स अचीवर्स बैच, जिसमें आपको मिलेंगे 1450 लाइव लेक्चर्स, 40 टेस्ट और इंग्लिश में आपका ये बैच होने वाला है। कोड अगर आप यूज करोगे तो यूज कर सकते हो AS08। सो जो बच्चे 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या टारगेट कर रहे हैं तो वो जाइए अपना सब्सक्रिप्शन लीजिए एंड तैयारी शुरू कर दीजिए। कितने में मिलेगा आपको? 9999 में आपको ये बैच मिल जाएगा। ठीक है, यस। तो इसी बात पे हम लोग आज का जो सेशन है वो खत्म करते हैं। ठीक है, ये चैप्टर हम लोगों ने खत्म कर दिया आज के सेशन में। आगे आपको मिलते रहेंगे और सारे चैप्टर्स को लेकर आएंगे, एक दिन में पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। ऑलराइट, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड पढ़ाई करते रहो।